डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या है वो? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या युगपत अवकल समीकरण। क्या है युगपत समीकरण? हमने छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में भी स्टडी किए हैं। जैसा कि वहाँ दो चर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 5x माइनस 6y इक्वल टू 7, इस टाइप की जो इक्वेशंस थी ये युगपत समीकरण कहलाती थी। ठीक है, यानी कि युगपत समीकरण में एक से अधिक चर विद्यमान है। इनको हल करने का जो ढंग था उसमें क्या था कि हम या तो y को गायब कर लें या x को गायब कर लें। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट आइदर y और x। y को एलिमिनेट करना है तो इसको 2 से गुणा करूं और जोड़ दूं तो या 6y और माइनस का 6y, y कट जाएगा और ये x का मान आ जाएगा। जो x का मान आएगा किसी एक में रखूं, y का मान आ जाएगा। क्लियर है ये लाइन है? तो इस तरीके से हम ये युगपत समीकरण हल किया करते थे। यहाँ भी हम युगपत अवकल समीकरण की बात करें। क्लियर है ये लाइन है? क्या है वो? युगपत अवकल समीकरण साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। माना f d x प्लस f2 d y is equal to a function in t। यहाँ x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, आश्रित चर हैं। और t क्या है? t स्वतंत्र चर है। क्लियर है ये लाइन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक समीकरण तो ये, दूसरी समीकरण g1d x प्लस g2d y इज इक्वल टू साइन t। सपोज ये युगपत समीकरण है जहां व्हाट इज d? d is the differentiation with respect to the independent variable t। क्लियर है ये लाइन है? तो इसको सॉल्व करने का जो ढंग है वो वैसे ही है। क्लियर है ये लाइन है? मैं पहले जैसे सपोज y को गायब करूं, हम कोई जरूरी नहीं कि y को ही एलिमिनेट करें, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं सपोज y को एलिमिनेट करना चाहूं तो क्या करूं? इसको तो इस f2d से गुणा कर दूं या ऑपरेट कर दूं और इसको g2d से ऑपरेट करके माइनस कर दूं। यानी कि क्या करूं? g2d इंटू 1 माइनस f2d इंटू 2 करने पर क्या आएगा? g2d f1d x, और ये कैंसिल हो जाएगा। g2d f2d और यहाँ g2 और ये f2, ये माइनस के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस f2d g1d और x को भी हम बाहर लिख लें। x इज इक्वल टू g2d 5t माइनस f2d psi t। हमारे पास ये अवकल समीकरण आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये अवकल समीकरण में केवल एक ही आश्रित चर है x और इस x का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है ये लाइन है? अब तक जो हमने स्टडी किया है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनमें किसी एक में ये बदल जाती है और फिर x का मान निकालना आसान है। क्लियर है ये लाइन है? और इसे पूर्व में बताई गई विधि अनुसार हल करते हैं।
क्लियर है ये लाइन है। जो x का मान आ जाएगा वो उठा करके यहाँ रख दें, y का मान आ जाएगा। क्लियर है। x का मान 1 या 2 में रखने पर y का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर है ये लाइन है। एक और तरीका हो सकता है कि जैसे यहाँ मैंने y को एलिमिनेट किया है, यहाँ यदि मैं x को एलिमिनेट कर दूं तो ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी और इससे जो y का हल आ जाएगा और ये x का हल। क्लियर है ये लाइन है। लेकिन जो स्वेच्छ अचर हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर है ये लाइन है। तो उनमें आपस में संबंध निकालना बहुत जरूरी है ताकि ये x का मान और जो y का मान उस ढंग से प्राप्त हो वो इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करे। तो हम इसमें रख करके उन कांस्टेंट्स में संबंध निकाल सकते हैं और कुछ कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है ये लाइन है। इसलिए जनरली हम किसी एक आश्रित जो चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए हल करके और उसका मान किसी दूसरे समीकरण में रख करके हम दूसरे आश्रित जो चर है उसका मान ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गई ये लाइन है। इसको समझने के लिए मैं एक सवाल करूं, एक उदाहरण करूं तो हमें और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। For example, dx upon dt plus dy by dt minus 2y is equal to 2 cos t minus 7 sin t. Number 8, dx upon dt minus dy by dt plus 2x is equal to 4 cos t minus 3 sin t. नंबर 2। क्लियर है ये लाइन है। ये समीकरण हम इस फॉर्मेट में लिख लें। x वाला पद यही है, dx प्लस d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t। नंबर 3। और ये और ये मिलकर के d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 4 cos t माइनस 3 sin t। नंबर 4। ये हमारे पास में युगपत अवकल समीकरण आ गई और अब हम इसे हल करना चाहते हैं तो किस ढंग से करें। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि एक चर को गायब करना है, एक चर को एलिमिनेट करना है। सपोज मैं y को गायब करूं तो कैसे करूं, इसको तो d से और इसको d माइनस 2 से ऑपरेट कर दो, संक्रिया कर दूं तो क्या आएगा, यानी कि d इंटू 3 प्लस d माइनस 2 इंटू 4 करने पर क्या आ गया, डी स्क्वायर। क्लियर है। डी को डी से ऑपरेट करूंगा, डी माइनस 2 डी प्लस 2 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4 एक्स। क्लियर है ये लाइन है। और फिर इसको d इंटू डी माइनस 2 और ये d इंटू डी माइनस 2। क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ प्लस आएगा तो मैं जोड़ रहा हूँ, तो d इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू
इसको मैंने ऑपरेट कर रखा है डी से, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 2 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी माइनस 7 कॉस टी, क्लियर है ये लाइन है। फिर प्लस इसको ऑपरेट कर रखा है मैंने डी माइनस 2 से, तो 4 कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, पहले डी ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर माइनस 3 कॉस टी, और फिर माइनस 2 से माइनस 8 कॉस टी, और प्लस 3 गुणित 6 साइन टी। देख लेना मैंने डी माइनस 2 ऑपरेट करूंगा इसके ऊपर तो क्या आएगा, क्लियर है ये लाइन है। डी मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये क्या आ गया 2 डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, और साइन टी के पद माइनस 2 माइनस के 4 माइनस का 6 और प्लस का 6, यू विल गेट कैंसिल्ड आउट, और कोस के पद माइनस 7 और माइनस 3 माइनस के 10 और माइनस के 8 माइनस के 18 कॉस टी, 2 कॉमन लेके खत्म, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 कॉस, क्लियर है ये लाइन है। मेरे हिसाब से स्थितियां स्पष्ट हो गई। और अब ये क्या प्राप्त हो गई, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो गई नंबर 5, विच इज लीड डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्लियर है ये लाइन है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या करूं, पहले सहायक समीकरण लिखूं, एक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, क्लियर है ये लाइन है। और देयरफॉर cf इज इक्वल टू c1 cos c1 e टू द पावर रूट 2t प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट 2 इंटू टी, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 ऑफ माइनस 9 कॉस टी, क्लियर है ये लाइन है। माइनस 9 और 1 अपॉन इस d स्क्वायर के स्थान पर माइनस का a स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्लियर है ये लाइन है। माइनस 2 ऑफ कॉस टी, और दिस इज माइनस 9 अपॉन माइनस 3 9 cos t, और दिस इज सिंपली 3 cos t, क्लियर है ये लाइन है। और देयरफॉर x का मान या x के लिए व्यापक हल कितना प्राप्त होगा, cf c1 e टू द पावर रूट 2t प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट 2 इंटू टी, और प्लस 3 cos t, क्लियर है ये लाइन है। नंबर 6, ये x का हल प्राप्त हो गया है, क्लियर है। अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की उच्चतम क्रम कितना है, 1, इसमें भी 1 है, तो डेफिनेटली कितने स्वेच्छाचार होने चाहिए, 2 ही स्वेच्छाचार होने चाहिए। और अब हम y का मान निकालना चाहते हैं। अब y का मान निकालने के लिए आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यदि मैं ये x का मान इसमें रखूं तो dx बाई dt निकल जाएगा इसका, और यहाँ रख देंगे, और फिर ये y में फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, और सॉल्व करूंगा तो फिर एक और कांस्टेंट आएगा c3, उस c3 को इस c1 और c2 के रूप में लिखना होगा इस प्रकार कि ये इसको भी संतुष्ट करे, क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार यदि ये x का मान मैं यहाँ रखूं dx बाई dt की जगह, यानी इसका अवकलज करके यहाँ रख दूं, और ये x एज इट इज यहाँ रख दूं, तो ये dy बाई dt बराबर सारी राशियां, और y का मान कैसे आएगा, इसका समाकलन करने पर आएगा, और जब ही समाकलन करूंगा फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c3, और मैंने इस समीकरण से निकाला है ये y का मान, वो इसको संतुष्ट निकले क्यों, इसमें c3 का ही नहीं है, क्लियर है ये लाइन है। तो c3 का मान इस समीकरण में x और y के मान रखने पर जो c3 का मान आएगा c1 और c2 के रूप में, ताकि ये संतुष्ट कर जाए, वो c3 का मान होगा, यानी कि c1 और c2 के रूप में हमें c3 को व्यक्त करना पड़ेगा,
चाहे इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं, दोनों से ये स्थिति हो रही है। या फिर एक और रास्ता जैसे मैंने बताया था, वो भी यही समस्या खड़ी करता है कि यहाँ एक्स वाई और यहाँ भी एक्स और वाई है, मैंने वाई को एलिमिनेट किया है, मैं यदि एक्स को एलिमिनेट करूं तो वाई के रूप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, वो भी सेकंड ऑर्डर किया जाएगी, तो दो कांस्टेंट आ जाएंगे C3 और C4 नए, उनको भी हमें उस C1 और C2 के रूप में लिखना होगा ताकि ये इन दोनों को संतुष्ट कर जाएं। तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, यानी कि हम इसमें क्या करें, इसलिए मैंने ये स्पेशल एक एग्जांपल लिया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल था। इसलिए हम बजाय एक काम करें कि यहाँ डी बाई डी टी प्लस चिन्ह के साथ में और यहाँ माइनस डी बाई डी टी, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आता है, डी बाई डी टी यानी कि वाई का अवकलज खत्म और एक्स का मान फिर इसमें रख दें तो y का मान आ जाएगा। देखो मैं क्या करूं, पहले 1 + 2 से 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 2 dx बाई डी टी, और डी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 2y प्लस का 2x इज इक्वल टू 4 और 2 6 cos t, और माइनस 7 और 3 10 sin t। क्लियर है ये लाइन है, जो ही जोड़ा दो खत्म हो जाएगा, यानी कि dx बाई डी टी माइनस 2 माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 cos t और माइनस 5 sin t। क्लियर है ये लाइन है। अब y को मैं उधर ले जाऊं, बाकी सारी राशियां इधर ले आऊं तो y का मान आ गया, y इज इक्वल टू कितना, dx बाई डी टी प्लस एक्स माइनस 3 cos t और प्लस 5 sin t। क्लियर है ये लाइन है नंबर 7। और अब क्या करना है, x का मान तो ये है ही हमारे पास में 6 से, और dx बाई डी टी और निकालना है, यानी कि 6 से क्या करूं मैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू C1 और e की पावर √2t का मतलब √2 e की पावर √2t प्लस C2 माइनस √2 e की पावर माइनस √2 इंटू t और माइनस 3 sin t। मैंने आपको गलत कर दिया है। क्लियर है। अब ये x का मान और dx बाई डी टी का मान साथ में रखने पर क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू C1 √2 e की पावर √2 इंटू टी माइनस C2 √2 e की पावर माइनस √2 इंटू टी और माइनस 3 sin t। ये तो मैंने dx बाई डी टी का मान रख दिया। अब x का मान रखूंगा, x का मान ये रहा प्लस C1 e की पावर √2 इंटू टी प्लस C2 e की पावर माइनस √2 इंटू टी और प्लस 3 cos t और फिर माइनस 3 sin t और फिर 5 sin t माइनस 3 cos t सॉरी और 5 sin t। ये y का मान आ गया जो कि इसका हल होगा। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा, जस्ट सी therefore y is equal to C1 common 1 plus √2 e to the power √2 into t और प्लस C2 1 minus √2 e to the power minus √2 into t। क्लियर है ये लाइन है। और ये माइनस का 3 sin t और 5 sin t कितना हो गया, 2 sin t और ये प्लस का 3 cos 3 और माइनस 3 cos t, ये कैंसिल आउट, तो दिस इज योर आंसर। तो y का तो ये मान और x का ये मान, ये इसके हल होंगे, यानी कि ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि इसमें स्वेच्छ चर कितने हैं, C1 और C2 वही हैं, यानी x और y के ये मान मैं इसमें या इसमें किसी एक में रखूं ये संतुष्ट होंगे, दोनों में रखूं तो भी संतुष्ट होंगे। क्लियर है ये लाइन है। लेकिन यदि हम ऐसा करते, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये x का मान उठा करके यदि मैं समीकरण 1 में रखूं तो यहाँ dx बाई डी टी की जगह तो ये रख देंगे। क्लियर है। और फिर ये डी बाई डी टी और y यानी कि डी बाई डी टी बचेगा, डी बाई डी टी बचेगा तो एक कांस्टेंट और आएगा, इसको हम हल करेंगे तो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, एक C3 कांस्टेंट और आएगा।
क्लियर है ये लाइन है। और हमने हल इससे प्राप्त किया है, तो वो जो हल y का है और ये जो x का हल है वो इसमें रखूं तो इसको संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि C3 हमने यहाँ से जनरेट किया है, तो C3 का मान C1 और C2 के रूप में आ जाएगा। क्लियर है ये लाइन है। और वो यदि हम y के हल में रखेंगे तब वह इसका पूर्ण हल कहलाएगा। तो इसलिए सही तरीका यही है कि आप पहले देख लें कितने स्वेच्छ चर आएंगे और उसके अनुरूप आप y का हल ज्ञात करें। क्लियर है ये लाइन है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और उदाहरण करेंगे तो हमें और कुछ चीज़ें समझ में आएंगी।